हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 4 नंबर चैप्टर है ना, भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था। भारत में राष्ट्रवाद, तो इसमें आप पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि है ना, भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और कौन कौन से कारण थे। सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण बताए थे, राजनीतिक कारण बताए थे आपको, ठीक है। तो आज आपको पढ़ना क्या है इसमें, आज पढ़ना है आर्थिक कारण के बारे में, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का जो आर्थिक कारण है वो कैसे है। आर्थिक कारण यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के आर्थिक कारण कौन कौन है। देखिए, जैसे पिछले दिन बताया थे आपको, है ना, कि राजनीतिक कारण में क्या क्या था कि अंग्रेज़ सरकार यहाँ पे आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, बहुत सारे एक पारित किया गया था, जो भारतीयों के मतलब भारतीयों को जिससे शोषण का शिकार है, भारतीयों के प्रति प्रतिबंध लगाया गया था, है ना, भारत के नागरिकों के प्रति। फिर बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है ना, आर्थिक कारण पढ़ेंगे। देखिए, तो भारत में अंग्रेज़ सरकार आर्थिक नीति को ऐसी ही अपनाती थी जिससे कि मतलब भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग काफ़ी धक्का लगता था। मतलब अंग्रेज़ सरकार का है ना, जो मतलब भारतीय कृषि मतलब ऐसा आर्थिक नीति लाते थे लोग कि मतलब उनका जो कृषि, भारत का जो कृषि है ना, और जो कुटीर उद्योग है, काफ़ी ज़्यादा इसमें धक्का लगता था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के बावजूद किसान, कामगार, अन्य वर्ग की स्थिति बिगड़ते चला गया। यानी भारत सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार जो नीतियाँ लाती थी उससे क्या होता था, भारतीय कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। यहाँ के किसान, श्रमिक, सबका स्थिति बिगड़ते चला गया। और सबसे ज़्यादा तो अंग्रेज़ सरकार का जो सबसे बड़ा नीति था वो भू राजस्व का, है ना, यानी भूमि से कर लेने का तरीका। बहुत सारा व्यवस्था था, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया, ठीक है। तो इसमें है ना, मतलब इन सभी व्यवस्थाओं के कारण भारतीय जनता काफ़ी शोषण होता था। अंग्रेज़ सरकार मनमानी रूप से मतलब लगान वसूलती थी, ठीक है। और कहने का मतलब था जमींदार, बीच में जो जमींदार होते थे, सेठ साहूकार होते थे, महाजन होते थे, ये लोग जनता से काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूलते थे, ठीक है। और उस समय सरकार का जो नकदी फसल होता, गन्ना, कपास, नील, है ना, इन 3 चीज़ का खेती बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से, और सरकार अपना मनमानी कीमत भी देता था किसानों को। तो किसानों को और जो श्रमिक थे, जो खेती से संबंधित थे, उन लोगों का स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय था उसमें, ठीक है। अगर हम उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो उद्योग के क्षेत्र में यही नियम था, है ना। उद्योग के क्षेत्र में भी जो कामगार होते थे, जो मजदूर होते थे, कल कारखानों में काम करते थे, उन सबको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, है ना। मतलब अंग्रेज़ों ने किए क्या थे कि भारत में जो कपड़ा बनता था उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन जो कपड़ा इंग्लैंड में मशीनों से तैयार होकर बनता था, है ना, मतलब उसमें भारत में उस तरह के कपड़ों का बिक्री पर कोई रोक नहीं। लेकिन भारत में बना हुआ कपड़ा, है ना, भारत में कई प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता था, कई तरह के मतलब नुस्खों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जो कपड़ा इंग्लैंड से तैयार होकर के आता था उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार ने 1882 में, है ना, सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया, है ना। और भारत में मशीन से बना सामान जो होता था इंग्लैंड से आता था, यहाँ पर कल कारखाने लगाए जाने का प्रक्रिया शुरू हुआ धीरे धीरे, ठीक है। जो मतलब कहने का मतलब, इस कारण से अंग्रेज़ सरकार हर नीति लाते थे, चाहे उद्योग धंधा के क्षेत्र में हो, चाहे आपका है ना कृषि के क्षेत्र में हो, सब किसके विरुद्ध होता था, भारतीय के विरुद्ध होता था। उसका मतलब उससे शोषण ही होना है भारतीयों का, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में भी वही होता था, है ना, कृषि को चाहे उद्योग धंधा को काफ़ी झटका लगता था, है ना। सूती वस्त्र उद्योग में वही हुआ, है ना, कि मतलब जो कपड़ा भारत में बना हुआ है, आपको भारत में ही कई तरह के उस पर कर देना होगा, कई तरह के प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन जो चीज़ सामान, है ना, जो सामान इंग्लैंड से आता है उस पर कोई कर देना नहीं था, है ना, और उसका बिक्री ज़्यादा हो जाता था। तो है ना, मतलब इस तरीके से हम कृषि में और वस्त्र उद्योग पे, ये दोनों चीज़ पे हम देख सकते हैं कि मतलब भारतीय समाज का किस तरह से शोषण करते थे वो लोग, है ना। जनता में संतोष का भावना हो रहा था, है ना, राष्ट्रीय चेतना का उदय धीरे धीरे हुआ, छोटा मोटा विद्रोह शुरू हुआ, है ना। और मतलब जब से कंपनी का शासन आरंभ हुआ, है ना, तब से कई विद्रोह हुए। जैसे सबसे बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ 1857 का विद्रोह, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, लोग आकर के मतलब आंदोलन किए थे। जैसे है ना, आपके बिहार से वीर कुंवर सिंह आरा से, ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश से कोई और थे, अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, पश्चिम बंगाल से कोई और थी, है ना। मतलब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग जो मतलब मुख्य क्रांतिकारी लोग थे, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, आंदोलन करना शुरू किए थे इस समय। लेकिन इसमें भारत को ज़्यादा सफलता मिलता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत के लोगों का आंदोलन क्या हो गया था, अंग्रेज सरकार के द्वारा दबा दिया गया था, ठीक है। और भारत इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि मतलब इसका लक्ष्य
स्पष्ट मतलब परिपक्व लड़ाई लड़ते लड़ते मतलब है ना, मतलब अंग्रेज़ सरकार 1857 के विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से दबा देता है, लेकिन भारत को कोई से फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि उस समय देखिए भारत में लोगों में एकता का काफ़ी कमी था। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कि है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से लोग अलग अलग गुट बना कर लड़ रहे थे, सब अपने अपने क्षेत्र के लड़ रहे थे। अगर पूरे भारत के मतलब पूरे भारत के जो क्रांतिकारी तात्या टोपे, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, रानी गिंडालियो, बहुत सारे थे, अगर सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ धावा बोलते तो ठीक था, लेकिन क्षेत्र बाई क्षेत्र आंदोलन होते गया और यही दिक्कत हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें एकता का कमी दिखा गया और अंग्रेज सरकार इसी का फ़ायदा उठाया। और इसके बाद अंग्रेज़ सरकार जो शासन यहाँ पे बैठाते हैं अपना, है ना, जो मतलब शासन का तरीका अपनाती है, समझिए बहुत कड़ा होता है। तो ये रहा आपका क्या है ना, आर्थिक कारण। इसी कारण से मतलब जो शोषण बढ़ते गया सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक रूप से या राजनीतिक क्षेत्र में, तो यहाँ के भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, लोग अपने देश के बारे में सोचने लगे। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे भारत के अधिकतर क्षेत्रों पे कब्जा करते चले जा रहे थे और सब लास्ट में 1857 के विद्रोह तो सब तो पछते हो गए, है ना, और लोग पूरे मतलब अंग्रेज़ जो थे पूरे भारत पे अपना कब्जा जमा लिए। ठीक है, अब देखिएगा सामाजिक कारण। तो देखिए जैसे आर्थिक कारण शोषणकारी होता था, शोषणकारी नीति अपनाते थे, वैसे ही सामाजिक कारण भी था। तो सामाजिक कारण भी वैसे ही था कि देखिए सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण में भी अंग्रेज़ सरकार जो है ना, वो मतलब अंग्रेज़ सरकार भारतीयों को छोटे नज़र से देखते थे, है ना, हीन दृष्टि से। मतलब यहाँ के लोग को काले लोग कहा गया, अंग्रेज़ लोग गोरे थे इस कारण से। ठीक है, और मतलब ये लोग को अंग्रेज़ अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हीन दृष्टि समझते थे, भारतीयों को हीन मानते थे, छोटा मानते थे। यहाँ तक कि है ना विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, विदेशों में भी भारत के लोगों के साथ खराब व्यवहार किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, है ना। इस तरीके से भारत में भारतीयों को रेलगाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता था पहले। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर, होटलों में, सब जगह अंग्रेज़ अधिकारी भारतीयों को मतलब भेदभाव ही करते थे हर जगह पे, है ना। तो इस कारण से भारतीय समाज में लोगों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर घृणा का भाव आया, है ना, और लोग अब अंग्रेज़ सरकार से भी घृणित होने लगे। ये सब शुरुआत अंग्रेज़ सरकार किए थे, है ना, काले गोरे का भेद, और अब पूरे भारत में चीज़ फैल गया। तो ये तो हो गया सामाजिक। अगर हम नौकरी वाले पदों में बात करें तो नौकरी में जो उच्च पद होते थे उस पर सिर्फ अंग्रेज़ अधिकारी ही बैठते थे, अंग्रेज़ व्यक्ति ही बैठते थे, है ना। उसमें भी पछतापूर्ण नीति लिया गया। सरकार द्वारा जितना भी ऊंचा सरकारी पद था सब पे मतलब अंग्रेज़ अधिकारी ही बैठते थे, अंग्रेज़ लोग ही बैठते थे। भारत का शासन, भारत का जो सबसे बड़ा है ना, अधिकतर जो इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी होते थे उन्हीं के हाथों में था। गलती से अगर मान के चलो कोई परीक्षा पास भी कर गए इंडियन सिविल सर्विस का, ICS का, तो कोई ना कोई इनोस निकाल के, कोई ना कोई बहाना करके मतलब भारत के लोगों को हटा दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले है ना, सभी बाधाओं को पार करते हुए अगर कोई भारतीय ICS परीक्षा में सफल हुए तो उनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्रथम ICS अधिकारी। याद रखिएगा, प्रथम ICS। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कई बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पे क्या किए, मतलब प्रथम ICS परीक्षा पास किए। और लोग मतलब जब भारत का एक अलग वर्ग हुआ, शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग का, तो लोग अंग्रेज सरकार के प्रति विरोध का भावना धीरे धीरे जगाने लगे। एक देखिए आपका धार्मिक कारण है, अगला कारण कैसा है, कौन सा है, धार्मिक कारण। तो अगर हम धार्मिक कारण देखें तो देखिए, चूँकि जानते ही हैं कि भारत माने यूरोप के जो लोग थे ईसाई धर्म के लोग थे, है ना, और यहाँ पे भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्योंकि पढ़े हैं कि चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना, यहाँ पे लगभग कहा जाता है कि मतलब हर यूरोप के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने का अनुमति मिल गया, ईसाई लोगों को। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में बहुत सारे महापुरुष भारत में जन्म लिए, है ना, जो मतलब कहने का मतलब है जैसे राजा राम मोहन राय, है ना, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे व्यक्तियों ने मिल करके, है ना, धर्म सुधार आंदोलन किए अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, और कई तरह के विद्वान जैसे कि विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विलिंगकिंसन, बहुत सारे, है ना, विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, है ना। और लोगों को जब अनुवाद किया गया, लोगों को जब पता चला, है ना, तो भारत के लोगों में अपने धर्म के प्रति जागरूकता आया, है ना। सुधारों ने एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, है ना। जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो लोगों के अंदर एकता आया, समानता फैलने लगा, और कहने का मतलब यहीं से राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो घटना घटा 1885 में, है ना, यहाँ पे
अंग्रेज़ सरकार से स्वतंत्रता को लेकर के, है ना, अंग्रेज़ सरकार से मांग को लेकर के भारत में एक पार्टी बनता है 1885 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है जानते हैं आप लोग, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। 1885 में किसका गठन होता है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है, 1885 में, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, है ना, और यहीं से लगभग कहा जाता है कि सुधार का मांग होते रहा, है ना, स्वराज का मांग होते रहा। 1917 तक अंग्रेज सरकार ने कई सारी दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस सदस्यों को उग्र बना दिया, और इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, है ना, इस 3 नाम याद रखिएगा, है ना। इनको शॉर्टकट में कहा जाता है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, है ना। तो लाल से हो जाएंगे कौन आपके, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से हो जाएंगे कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और पाल से कौन हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल ने, लाल से याद रखिएगा, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं ने, है ना, राष्ट्रवादी सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रवादी आंदोलनों को तेज मैंने शुरुआत किया। और कहा जाता है कि मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ शुरू 1914 में, पढ़े होंगे, है ना, कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1914 में, और 1914 से 18 तक चला था। तो इसमें जब भारत, अंग्रेज सरकार ने भारत को भी युद्धकारी देश घोषित कर दिया, चूँकि भारत पे, है ना, ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो जब यहाँ पे 1914 ईस्वी में जब भारत को भी घोषित कर दिया गया युद्धकारी देश, चूँकि भारत के किसी भी नेता से पूछा नहीं गया, है ना, और अंग्रेज सरकार भारत को भी घसीटते ले गए उसमें, तो यहाँ की जनता में और ज़्यादा उग्रवादी घटना आया, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है प्रथम विश्व युद्ध का भी कारण बना, भारत के लोगों में राष्ट्रवादी चेतना के उदय में कौन कारण बना, है ना, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जानते हैं कि विश्व का, है ना, एक बहुत बड़ा युद्ध था, महत्वपूर्ण युद्ध था, और इसमें यूरोपीय देशों की कई तरह की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, यानी कि उपनिवेश बनाने के उद्देश्य से, है ना, जो उपनिवेश बनाने का जो प्रतिस्पर्धा था, है ना, माने कंपटीशन था, उसके चक्कर में युद्ध हुआ था ये। तो जानते हैं ये इसमें दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, है ना, रूस था, फिर इधर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, 4 साल युद्ध लड़ा गया, है ना। और दूसरा है कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, कैसे भारत का संबंध जुड़ा। तो देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप जब औपनिवेशिक व्यवस्था का शुरुआत किया गया, तो कई एशियाई और अफ्रीका देशों में सरकार का मतलब सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार, यूरोप के अलग देशों की जो सरकारें थी, अपना अपना उपनिवेशिक क्षेत्र खोजने लगे। तो चूँकि ब्रिटिश सरकार का पहले से भारत पे है कब्जा, है ना, तो ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण रहा, है ना। और इसे कहा गया कि इसे मतलब भारत को प्रथम विश्व युद्ध के हर हाल में इसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है ना। कि मतलब कहने का मतलब है कि युद्ध आरंभ होते ही, अब देखिए ब्रिटिश सरकार यहाँ से चाल चलता है, क्योंकि भारत के लोगों को मतलब भारत से सैनिक ले जाना है, तो ब्रिटिश सरकार घोषणा क्या करते हैं प्रथम विश्व के समय कि है ना, भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रम से एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है ना। यहाँ से सरकार क्या कर रही है कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम भारत में एक जिम्मेवार सरकार का स्थापना करें। और 1916 में भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फ़ायदा अंग्रेजों को मिल सके। अब अंग्रेज सरकार, है ना, आयात शुल्क लगा दिया गया, यानी जो कपड़ा अब यहाँ पे आता था उस पर शुल्क लगेगा, तो भारतीयों का उद्योग धंधा चलेगा, इससे लोग खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान इनका भटकेगा, है ना। लेकिन इसी युद्ध के मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय में, है ना, भारत में होने वाली तमाम घटनाएं बहुत सारी परिस्थितियों का देन था। भारत में एक नई आर्थिक, मैंने प्रथम विश्व युद्ध में तो अधिकतर ध्यान ब्रिटिश सरकार का युद्ध की तरफ गया, है ना, भारत में भी लोग शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे कहा जाता है इसमें कि कई तरह की नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा उत्पन्न हो गई, ठीक है। और कहा मतलब युद्ध आरंभ होने से पहले ही, है ना, गांधी, तिलक जैसे बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और, है ना, स्वराज संबंधी आश्वासन भी दिया कि युद्ध खत्म होते ही ब्रिटिश सरकार हमें क्या करेगी, है ना, मतलब माने युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत स्वराज की प्राप्ति होगा, ठीक है। और काफ़ी मतलब कहने के बाद हुआ क्या कि मतलब जब युद्ध खत्म हुआ तो देश में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ने लगा, है ना, संकट का स्थिति बन गया। तो भारतीय जनता के बीच में मतलब और भी ज़्यादा, है ना, मुश्किल बढ़ने लगा और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का उदय और ज़्यादा हो रहा है।
अब स्वराज के लिए लोग दबाव डाल रहे हैं ब्रिटिश सरकार के ऊपर, भारतीय नेता लोग, लेकिन ब्रिटिश सरकार टस से मस नहीं हो रही है, ठीक है। और जब ब्रिटिश सरकार इन नेताओं का जब बात नहीं माना, है ना, तो 1915 से 17 के बीच में एक होता है होम रूल, है ना, होम रूल लीग आंदोलन। कौन कौन याद रखिएगा, एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। ये हुआ आपका कब, 1915 है ना, 16 में कह सकते हैं इसको। कौन कौन किए थे मिल करके, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और तिलक ने, ठीक है। तो बस यही कहानी है आपका कि मतलब, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, यहाँ से बाल गंगाधर तिलक 3 नेता मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत करते हैं, है ना। ब्रिटिश सरकार युद्ध से पहले घोषणा करता है कि भारत में हम युद्ध के बाद, है ना, एक जिम्मेवार सरकार का स्थापना करेंगे और हम यहाँ पे स्वराज की घोषणा करेंगे। लेकिन जब कहने का मतलब है ना, कि जब युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके विरोध में आंदोलन और तेज गति शुरू हो जाता है, ठीक है। और भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, है ना। हर तरीके से भारत और विदेशी मतलब अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू हुआ, है ना। और बार बार की तरह इस बार भी अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को दबा दिया। उसके बाद 1913 में ही, है ना, लाला हरदयाल के प्रयास से 1913, है ना, गद्दर पार्टी की स्थापना, गद्दर पार्टी की स्थापना कौन की है, लाला हरदयाल पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा क्या होता है, 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना होता है, ठीक है, ठीक है। तो 1913 में क्या हुआ, गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ लाला हरदयाल के द्वारा। इस समय एक सबसे महत्वपूर्ण घटना और घटता है ना, 1916 में, है ना, जो कांग्रेस पार्टी पिछले, है ना, मतलब पिछले समय में, मतलब कहने का मतलब है 1916 से पहले जो 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, है ना, 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों एक में आ गया, यानी कांग्रेस एकजुट हो गया। उसके बाद मुस्लिमों के साथ भी, है ना, एकता लोग बैठ गया भारत के लोगों के साथ, है ना, मुस्लिम और हिंदू नेता जितने भी थे सब लोग एकजुट हो गए। और जब गांधी जी का, है ना, शुरुआत भी मतलब राजनीतिक में हो चुका था 1915 ईस्वी से, तो यहाँ पे बहुत सारा आंदोलन होना शुरू हुआ, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, है ना, सत्याग्रह। तो आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध भारत पर दबाव, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, है ना, तो जो बात इंग्लैंड सरकार कहा तो काम हुआ नहीं, है ना। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ने लगा, लोग और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हो गए, है ना। सब लोग, दस्तकार, किसान, मजदूर, सब लोग प्रभावित हुए, है ना। लेकिन कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब तो भारत का उद्योग धंधा काफ़ी बढ़ा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या किया था युद्ध के दौरान, है ना, भारत में आने वाले आयात जितने भी होते थे सब पे कर लगा चुके थे। तो जो कर मने आता था उस पर टैक्स देना पड़ता था, तो भारत का उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटिश सरकार अपने नियम के अनुसार काम करने लगी, है ना। जो सामान विदेशों से आता था उस पर कोई कर नहीं, लेकिन यहाँ के वस्तुओं पर कर बाई कर प्रतिबंध ही लगा दिया गया, समझ गए। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना है रॉयल टेक के विरोध में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके कारण, परिणाम, है ना। उसके बाद साइमन कमीशन, इसी बीच में पढ़िएगा नेहरू रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। और चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, मोपला विद्रोह आपको अगले वीडियो में आगे बताया जाएगा। तब तक आप इसको यहाँ तक रिवाइज कीजिए, और जितना भी मतलब, है ना, चैप्टर ख़त्म हो गया है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे जैसे याद कीजिएगा, है ना, वैसे ठीक ही रहेगा, नहीं तो आगे लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको अगले वीडियो में आगे इससे आगे बताया जाएगा।